बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज हुकूमत की जानिब से 2017 के एक्ट के तहत एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। और इस जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट शामिल होंगे, जो ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात करेगा। ऑडियो लीक्स वो जिसमें मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और एक जज के माबैन गुफ्तगू हुई, और एक ऑडियो लीक वो जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे के हवाले से है, कि जिसमें वो रकम के लेन देन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक्स पर मुश्तमिल जो बेंच बनाया गया है, जुडिशल कमीशन बनाया गया है, इसे 30 दिनों का वक्त दिया गया है। और हुकूमत का ये कहना है कि अगर इन्हें मज़ीद वक्त दरकार होगा तो मज़ीद वक्त भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया 72 अरकान पार्लियामेंट के हवाले से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कि स्पीकर उन्हें फ़र्दन फ़र्दन बुलाएं और सबसे अलग अलग तफसीलात तलब करें, और उसके बाद स्पीकर फैसला करें कि किसका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ और किसका नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आया है कि स्पीकर को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने जो फैसला किया है आइन की किसी शिक में नहीं है कि पहले इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं और फिर उसे रद्द कर दिया जाए। अब ये मंजरनामा किस तरफ को है? एक नई ऑडियो लीक्स मंजर आम पे है, जिसपे वफाकी हुकूमत कहती है कि आप माजी में नैरेटिव कुछ और बना के बैठे हुए थे और अब आप उसी हुकूमत से अपनी मदद की अपील कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात किस समत को जा रहे हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात तो ये 72 PTI उनके इस्तीफ़े की मंजूरी को कलअदम करार दिया गया और कहा गया कि फ़र्दन फ़र्दन बुलाया जाए। लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा कि स्पीकर को किस तरीके से हिदायत दी जा सकती है? स्पीकर को तो हिदायत ही नहीं दी जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उन्हें याद है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अगर स्पीकर की जगह बैठ के चेयर कर रहा हो इजलास को और वो कोई रूलिंग दे, वो कोई फैसला दे, अगर उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको भी डिक्टेट नहीं किया जा सकता, उसको भी नहीं बुलाया जा सकता, तो फिर लाजमी बात है स्पीकर साहब को भी नहीं बुलाया जा सकता। फिर स्पीकर साहब के फैसले पे भी कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता। नहीं बुलाया जा सकता होता तो शायद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उस वक्त तो उसके फैसले पर फौरी तौर पर अदालतें भी लग गई, रात 12 बजे हो गया, गाड़ियाँ भी आ गई, गिरफ्तारी के लिए भी चीज़ें तैयार हो गई, सब कुछ हो गया। अगर कासम सूरी साहब की रूलिंग पर अदलिया तलब कर सकती है, अदलिया में चैलेंज हो सकता है, तो ये रूलिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की बात नहीं है। हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने एक फैसला दिया है, उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को उसको स्पीकर को हर सूरत में सुनना होगा। लेकिन चूंकि पीटीएम फैसला कर चुकी है कि उन्होंने नहीं सुनना, पहली क्या होनी, मैं आपको अगली खबर देता हूँ ना। पहला क्या होना है कि जो अरकान असम्बली वहाँ जाएंगे, पता नहीं कितने अरकान असम्बली बेचारे बाहर भी हैं कि नहीं, जो वहाँ गेट तक पहुँचेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो गेट तक पहुँचेंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, जो बच जाएंगे उनको सुना नहीं जाएगा। ये फैसला हो चुका है, चूँकि उन्हें सूट करता है सब पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज पछतानते नहीं। वो राजा रियाज साहब जो हैं वो उन्हें सूट करते हैं। उन्हें किसी सूरत शाह महमूद कुरैशी हों, असद उमर हों, फवाद चौधरी हों, वो उन्हें सूट नहीं करते। उन्हें सूट ही सिर्फ वो शख्स करता है जो अपोजिशन में रह के हुकूमत की हमायत करे, जो अपोजिशन लीडर बनकर एक कठपुतली हो और जो हुकूमत कहे उसी तरह वो कठपुतली अपना तमाशा शुरू करे। ये बात है। आप मुझे एक बात बता दें सिंपल सी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है? नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है? नहीं। जजिस की आंखों में आंसू आ रहे हैं, नहीं माना जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है? नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसला देती है इतने लोगों की सजाएं खत्म, इतने लोगों को रहा करो, सजाएं खत्म हो गया, जो कि 16 MP हो, 3 MP हो, 123 कारकुनान की नजरबंदी 15 मिनट बाद पता चलता किसी और केस में पकड़ लिया। ऐसे ही हो रहा है ना। कौन सी अदालतें नहीं मानती हमारी हुकूमत
नहीं ये चाहती, कहते हम कहते हैं हम ना, किस पहले होता था कि सेशन जज एक आर्डर करेगा, टांगे कांपती थी, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ नहीं समझते। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की उलमाए कराम से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, जनाब गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मोहतरम उलमाए कराम साहब, इस्लाम की बात हो रही तो इस्लाम में क्या है वो भी हमें पाल लेना चाहिए। मरियम साहिबा की तकरीर शुरू हुई थी, खिताब शुरू हुआ था इमरान खान से, ख़त्म हुआ इमरान खान पर। कितने अदलिया के हाजिर सर्वस, कितने रिटायर्ड जजेस पर किस तरह गुफ्तगू की गई, किस तरह तंज की गई, किस तरह उन्हें बुलाया गया, किस तरह उनके नाम रखे गए, किस तरह उन्हें ललकारा गया, किस तरह उनको धमकियां दी गई। यासर साहब, मुझे एक बात बताएं, आप पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, आप मुल्क की सुप्रीम कमांडर नहीं हैं। आप जिस जज को चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें, आप सुप्रीम कोर्ट के गेट पे भी तकरीर कर लें, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये कह दें। उलमा मशाइख जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनके खताब कर रहे थे, क्या उन उलमा मशाइख को ये पूछना नहीं चाहिए था कि वक़्त रियासत कानून जहाँ बात होती है तो वहाँ रियासत का जो एक सतून होता है, जिसे पहले वक्त में काजी कहते थे, तो क्या काजी के खिलाफ बोलने की इजाज़त होती है? क्या काजी से अपनी मर्जी का फैसला कराने की शरह में इजाज़त है? क्या काजी के ऊपर धमकियां देना हाकिम वक्त का, ये हाकिम वक्त ही है ना, हुकूमत इनकी है, सके चच्चा है इनके वज़ीर आज़म, क्या इजाज़त है? यासर साहब, नहीं है ना। बड़ी आज इन्होंने शरह के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक बातें की हैं, तो मैं हैरान था। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ बैठे थे, हम बतौर सहाफ़ी कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उन लोगों का बड़ा अच्छा इल्म है, और मैं हैरान था कि कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं हैरान था कि पाकिस्तान के उलमा मशाइख की क़यादत कोई आलम दीन नहीं, कोई बहुत बड़ा आलम नहीं, मरियम साहिबा कर रही थी। तो आज उन्होंने क्लियर कह दिया कि हमने किसी अदालत को नहीं मानना, किसी फ़ैसले को नहीं मानना, ये जजेस नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, 72 जिन अफराद का अरकान असम्बली के हवाले से कहा गया है, कोई किसी को असम्बली नहीं बुलाया जाएगा, जो जाएगा गेट पे गिरफ़्तार हो जाएगा या उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर अंदर जाएगा तो फ़ैसला वही है कि हमारा लीडर राजा रियाज है, अपोजिशन लीडर, और हम किसी को नहीं मानते। यह सर बड़ी सीधी और साफ सी बात है, ये फ़ैसला हो चुका है। भला हो उसका खुरम दस्तगीर का, उसने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया ना, और उसके बाद मरियम साहिबा का जिन्होंने अनाउंस कर दिया, जिन्होंने ये बता दिया कि हम नहीं मानते। आप मुझे एक बात बताएं, आज की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात हुई कि हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। मियाँ साहब को क्या मिला है? मियाँ साहब को रिलीफ नहीं मिला, मरियम साहिबा को रिलीफ नहीं मिला, शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला, इसाक डार साहब को रिलीफ नहीं मिला, हमजा शहबाज, पीछे आ जाए, आज के फैसले छोड़ दे, हमजा शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला। किसको रिलीफ नहीं मिला? क्या कभी किसी मौजूद जज ने कहा था कि आप गारंटी दें ये परसों तक जिंदा रहेंगे? क्या ऐसा होता था? क्या दुनिया में ऐसा था? क्या मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स, इमरान खान के मुताल्लिक़ कहा गया कि वो रिमांड पे था और उसकी बेल दे दी गई, तो एक शख्स मफरूर है, सज़ा याफ्ता है, सज़ा मिली हुई है उसे, सज़ा याफ्ता शख्स को अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त देते हैं बीमारी के इलाज के लिए, और वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाता है, उसके बाद वो जनेवा तो चले जाते हैं, उम्रे की अदायगी के लिए तो चले जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। इस पे आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें तो देखना होगी ना। आप किसी पे तनकीद करते हैं, मत बोले कि आप पर कितनी तनकीद है, मत बोले कि आपके दोनों भाइयों पर इस मुल्क के अंदर केसेस हैं, आप उनका सामना, वो आके सामना क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो एक बड़ा वाज़ेह चीज़ है ना यासर साहब। नहीं जाएंगे ये 72 में से। अगर अदालत ने बहुत ज़्यादा वज़न उठाया, अदालत तो वज़न उठा लेगी, अदालत स्टैंड ले गई, तो फिर शायद जाकर कुछ ना कुछ मामला बन जाने की, जो इनकी आपस की मीटिंग है उसमें ये सारा तय है कि ऐसा नहीं होगा।
अब आपने बात की है ना दूसरी, जो स्टार्ट में इंट्रो बड़ा अच्छा आपने, या आपने कहा कि ऑडियो लीक जो है उसकी होनी चाहिए। या सर बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे देखें, जस्टिस फायदी साहब के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिन पर बहुत से लोगों को इतराज़ था, लेकिन वो फैसले बड़े अपराइट हैं, बड़े मेरिट पे फैसले हैं। जिस तरह उनके कुछ इकदामात के ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, पार्लियामेंट जाना, कुछ बयानात देना, फैसलों के ऊपर आप एतराज़ नहीं कर सकते। वो जो उन्होंने आइन की तशरीह देखी अपनी मंशा आप कोयटा बम धमाके वाले, उसके बाद यहाँ पर फैज़ाबाद वाला, और अब तो फैसला ये होगा ना, एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से टेलीफोन टेपिंग पे, पता ना आपको जी। उस फैसले में बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और उस फैसले में आपको पता है तमाम अदारों को बुलाया गया था। पहले तो ये देखा जाएगा कि ये टेलीफोन टेप्स, ये जो ऑडियो हैं, ये की किसने रिकॉर्ड, पहले तो उनको बुलाया जाए। अगर ऑडियो लीक्स, ऑडियो जो लीक्स है, ऑडियो बनाने वाले या ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने वाले ही सामने नहीं आते और वही आके इस बात की तस्दीक नहीं करते कि हमने की है, तो फिर तो ये केस ही ख़त्म हो गया। तो ये तो खान साहब भी आज कह चुके हैं कि इसकी TOR से पहले तय कर लेते आप। पहले नंबर 1, नंबर 2, अगर वो कहते हमने किए तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, फिर तो इस फैसले की खिलाफ वर्जी हुई। तीसरी चीज़ है कि क्या आप, मैं कह रहा हूँ इसको तय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको छोड़ दें। मैं समझता हूँ आपकी इसको हो जाना चाहिए, अब इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तमाम लोग बिल्कुल सामने आने चाहिए जो इसमें जिस सतह के मुल्ज़िम है। अगर किसी ने वाकई कोई डील की है उसे भी पकड़ना चाहिए, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है उसे भी पकड़ना चाहिए, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग करवाई है उसको भी सामने लाना चाहिए। इसमें अब तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ये कमीशन बना के एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान। बाकी ऑडियो लीक्स की भी इस पे बात होनी चाहिए, बाकी वीडियो लीक्स की भी बात होनी चाहिए, मरहूम अरशद मलक से लेकर सारी चीज़ें इस पे डिस्कस होनी चाहिए। निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को यकीन है और यकीन होना भी चाहिए। पाकिस्तान में अगर निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तवक्को रखनी है, 2 CJs हैं, एक सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो भी फैसला करेंगे, जितनी भी तहकीकात करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत ने इस मामले को पोलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं की, जितनी उन्होंने की ही कोशिश ही है, और ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा, ये आप उनके गले का तोक बन जाएगा, ये उनके गले के लिए एक सियासी फंदा बन जाएगा। ये तमाम ऑडियो लीक्स जो हैं बकौल उनके ही दौरे हुकूमत की हैं। ये कोई 3 साल पुरानी नहीं, कोई 4 साल पुरानी नहीं, कोई 2 साल पुरानी नहीं कि आप कहें कि जनाब ये कप्तान के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हुई थी। आप किसके खिलाफ ये फैसला लेना चाहते हैं? आप हुकूमत किसके खिलाफ जाना चाहती है? हुकूमत ये समझा नहीं सकी। अगर तो ये आप कहते हैं ये सियासी है, जो उसमें फला सब पेश होंगे, इसमें बहुत सी बार्स जो हैं वो आके बाकायदा इसमें मुदई बनेगी या इसमें फरीक बनेगी, फरीक बनने के बाद बहस होगी, तो उस बहस में यही तो नुक्ता उठाया जाएगा कि जनाब क्या कानून के अंदर किसी किस्म की रिकॉर्डिंग की इजाज़त है, किसी की कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त है? अगर है तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर अलफ से लेकर ये तक सबकी होनी चाहिए। अच्छा, इससे लेकर जेड तक ये जो नई ऑडियो लीक मंजर आम पे आई है कि बाद वफाकी हुकूमत कह रही है कि आप पहले कहा करते थे कि साजिश, पहली बात है पहले तस्दीक तो कर ली है, सच्चा या झूठ है। अच्छा, खान साहब ने इसकी तरदीद भी नहीं की और तायद भी नहीं की। तो बस इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, पहले आप तस्दीक तो कर ली सच्चा या झूठा, नंबर 1। नंबर इस पूरी ऑडियो लीक में दूसरी तरफ कोई बोल रहा है? खामोशी। तो फिर मुझे बताएं ये कैसी ऑडियो लीक है भाई कि आपने मैंने यासर रशीद को फ़ोन किया, मैंने कहा यासर रशीद साहब मैं इतने बज के इतने मिनट पे आऊँगा यार, मुझे ये हो गया। यासर रशीद को ये तो कहना चाहिए राना साहब खैर है, क्यों हुआ, खैर से क्यों लेट आएंगे, यही होता है ना। अब एक तरफ बिल्कुल खामोशी है और एक तरफ गुफ्तगू हो रही है। किस तरह आप साबित करेंगे कि ये ऑडियो लीक्स ठीक है? किस तरह आप साबित करेंगे
कि यही सच है। अच्छा, अगर इसका अगला हिस्सा आ जाता राणा साहब, इसके बाद आ जाए, बिल्कुल आ जाए, फिर आपको दोनों फ्रीकैन को बुलाना पड़ेगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल तो कमाल का सिस्टम है यार, मोबाइल फ़ोन जो महंगे महंगे, आपके पास इतना महंगा मोबाइल फ़ोन है, आप इसमें सस्ता है। नहीं डाकू छीनते आपसे नहीं बिल्कुल सस्ता है। एक रिवायती से किस्म का। इसमें भी वो सिस्टम होगा ना आवाज़ चेंज का। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं आप, अगर आप समझते हैं कि ये सच्ची है, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा एक ही सवाल है, हम सब के टेलीफोन टेप क्यों किए जाते हैं? हम कौन हैं? हम तो चले मामूली से लोग हुए ना, आर्मी के बड़े आला अफसरान, अदलिया के आले अफसरान, सियासतदान, क्या यार इन सब के टेलीफोन टेप हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसलिए कि कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। आप टेप करें टेलीफोन उसका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर मुल्कियों से मिला हुआ है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बर्बादी कर रहा है, चाहे वो सियासतदान है या कोई। वो यही नैरेटिव उनके बारे में बनाएंगे कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि देखें अमेरिका के साथ मिला हुआ। चले, ये हो गया, इमरान खान को कह दिया आपने अमेरिका के साथ मिला हुआ, ओके। तो बाकी जो ऑडियो है वो किसके साथ मिली हुई है वो मुझे बता दें। उसमें किसी जगह जिक्र हो रहा है कि जनाब आओ अमेरिका मुझे आके फैसले करवाओ, आओ फलां मुल्क मुझे आके फैसले, है किसी जगह? क्या यार ये तो होने दें। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इस सुबह से कमीशन का सुन के बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे पास तो रोज़ खबर आएगी। ये 1 महीना नहीं टाइम देना चाहिए था, ये तो बड़ा सिंपल सा मामला भाई। 1 हफ्ता टाइम देते, कहते बुलाओ भाई, बुला के उनसे कहते जनाब आ जाओ, FI आ जाए, फला आ जाए, फला आ जाए, हाँ भाई फ्रांसिंग कराए, वो कहते जनाब दुरुस्त है, ओके ये बिल्कुल दुरुस्त है, अब आए। ये किसने रिकॉर्ड किया भाई? जो वो कहता है जी मोहम्मद बूटे ने रिकॉर्ड की है। मुझे तो ये खदशा है कि हुकूमत अभी सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से या अदलिया के एक हिस्से पे तनकीद कर रही है। ये जुडिशल कमीशन की तहकीकात के बाद वो पूरी अदलिया पे ही ना तनकीद करना शुरू करता है। मैं तो कह रहा हूँ सब्र तो करे, सब्र तो करे। क्योंकि सियासी इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात तो हो सकते हैं। अब ये TORs तय करने के बाद SOPs को देखते हुए तमाम लोगों को बुला के फैसला करेंगे तो सीनियर जजेस हैं भाई। जस्टिस फायद ईसा साहब नहीं गलत फैसला करेंगे, 2 चीफ जस्टिस हैं, वो नहीं गलत फैसला करेंगे। इस पूरे केस को पूरी कौम देख रही होगी, हर रोज़ मीडिया में आ रहा होगा, हर चीज़ ओपन होगी। तो भाई हुकूमत तो अपने जाल में खुद फंस गई है। यासर साहब इंतज़ार तो करें, कुछ गलतियां अपने ही मेहरबान ऐसी करवा देते हैं जिससे भुगतना बहुत मुश्किल होता है, और ये गलती हो गई है। आप इस गलती को ऐसा भुगतेंगे कि आपको लग पता जाएगा। अगर आप किसी को छुपाएंगे तो अदालत है ना, हेयरिंग है, उसमें सारी चीज़ें सामने आनी है। अगर आप नहीं किसी को छुपाएंगे तो किस किस को नंगा करेंगे, किस किस को ओपन करेंगे, किस किस को सामने लाएंगे, किस किस को अपना मुखालिफ करेंगे, ये भी तो चीज़ें हैं ना भाई। ये काम हुकूमत ने करना है। आप मुझे बताएं, 2 चीफ जस्टिस, एक आने वाला चीफ जस्टिस, तीनों बैठ के कहते हैं जनाब इसके TRO के मुताबिक ये लोग यहाँ पे पेश हो। फिर पेश हो गए, वो कहते हैं जनाब हमने रिकॉर्डिंग की है। भाई आपने किस आइन के तहत रिकॉर्डिंग की है? कहते हैं इस रूल के मुताबिक रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कहाँ गया? फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई रूल नहीं है। ये इसी तरह है जिस तरह पीटा एक्ट पे बिल्कुल खत्म कर दिया था ना, याद है आपको? ये जब बात खुलेगी तो ये तो पक्का पता ना आपको? जी जी जी, मैं इस पे मुद्दई था। जी जी, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद 100 से ज़ायद पर्चे हो चुके हैं। तो अब तो चलने दें, ज़रा बात थोड़ी आगे चलने दें, आपको रोज़ाना खबर मिलेगी, हर टॉक शो में ये डिस्कस हुआ करेगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये बात तो ये भी जाएगी कि चीफ जस्टिस के घर तक कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रही है, उनके ख़ानदान के अहले खाना के साथ ये रिकॉर्डिंग की जो बात मंजर आम पे आती रही वो कौन रिकॉर्ड करता है? अगर तो ये बात खुली तो फिर तो मेरे ख्याल से ये मंजरनामा तो पूरा वजह होगा। ये 1, 2, 3, 4 ऑडियो लीक्स पर तो बात मैं तो कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4 तक तो जाना ही नहीं है, ये तो बहुत दूर तक बात जानी है।
मैं फिर बार बार यासर जो बात कह रहा हूँ कि इंतज़ार तो कीजिए, 1 माह का टाइम दिया है, अल्लाह करे ये 1 हफ्ते में शुरू हो जाए। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये परसों की तारीख पर जाए, पीर वाले दिन की, और इस पे हेयरिंग शुरू हो जाए ताकि अवाम को असल हकाइक पता चल जाएं, असल हकाइक अवाम के सामने आ जाएं, ताकि पता चले कौन कहाँ पर किस तरह गलत है, कौन कहाँ पर किस तरह ठीक है। तमाम हकाइक मंजर-ए-आम पे आना चाहिए और आवाम को भी उससे बामुकम्मल आगही फराहम की जाए। यही बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का कोई फैसला हो सकता है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे और कानूनी उमूर के ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शेखुदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, अदालतों की तरफ से फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों पर अमल दरामद किस तरीके से हो रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए तगोदो अगर करना पड़ेगी तो किसको करना पड़ेगी, किस तरीके से हालात बेहतरी की जानिब माइल होंगे, किस तरीके से वो लोग जो शरपसंदाना इकदामात में मुलव्वस थे उनकी निशानदही हो पाएगी और शफाफ तरीके से तनासुब बनाया जाएगा कि किसी मासूम को कटहरे में ना लाया जाए और वही लोग करार वाकई सज़ा पाएँ जो उन हमलों में मुलव्वस थे। अदालतें जो फैसला कर रही हैं अरकान कौमी असम्बली के हवाले से, उनका मुस्तकबिल क्या है, कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से या वफाक की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है उसमें किस हद तक कानूनी सुकम मौजूद है या कानूनी मजबूती मौजूद है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक खान साहब ने। खान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। इश्तियाक साहब, क्या समझते हैं, हाई कोर्ट फैसला दे चुकी कि 72 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PTI से है वो वापस जाएं, जाके स्पीकर के सामने पेश हों और फर्दन मुलाकात करें, अपनी राय का इजहार करें, फैसला बाद में स्पीकर करें। लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं ये कहीं भी आइन में मौजूद नहीं है, कानून में मौजूद नहीं है कि जब एक बार इस्तीफे मान लिए जाएं तो फिर उसे किसी तरीके से रद्द किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 224 का हवाला देते हुए अदालत आलिया ने इस पर ऑब्जर्व किया है कि रेजिग्नेशन का एक प्रोसेस जो है वो इनके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी दिया गया है असेंबली के। तो अगर वहाँ पे एक तरीकाकार वज़ा किया गया है तो उसको अगर आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये प्रीरेक्विजिट्स मौजूद थे और अगर उसको वायलेट करते हुए इन्होंने जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हैं तो उसके ऊपर जजमेंट आ गई है। जजमेंट तो दैट इज़ बाइंडिंग टू देम, वो उसके ऊपर तो फैसला आ गया। अब उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। और अगर वो लोग जो हैं कहते हैं कि जो कि उन्होंने ईमेल के ज़रिए भी उन्होंने लिख के दिया था कि हमारा रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि वो रेजिग्नेशन के जो प्रीरेक्विजिट्स थे उसके अंदर एक शख्स अपने हाथ से लिखेगा और वो 1 बाय 1 जो है इंडिविजुअली जाके स्पीकर के सामने उसकी तस्दीक करेगा। और ये इशू तो ऑलरेडी भी सेटल किया गया था पिछली असेंबली के अंदर भी, जब रेजिग्नेशन आए थे तो उस वक्त भी ये इन्होंने वापस लिए थे, इन्होंने खुद ही वापस लिए थे। और आज ये अदालत आलिया का हुक्म है, अगर ये सस्पेंड नहीं होता तो दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर जो बाइंडिंग है। हाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं हो रहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं हो रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होता, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होता, कोयटा हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होता। तो क्या आप समझते हैं कि इस हुक्म पे अमल हो जाएगा? और क्या जजेस, माजरत से जजेस, अदालतें और हमारा काला कोर्ट इतना बेबस हो गया है कि अब कोई भी फैसला हो उस पर अमल ही नहीं होता? देखें, ना जजेस बेबस हुए हैं, जो पिटीशन उनके सामने आती है वो उसके ऊपर कानून के मुताबिक फैसला देते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखें एक दिन के अंदर भी पिटीशंस को हेयरिंग की गई। इसी तरह से जिन 16 MPO के तहत 3 MPO के तहत DC ने फैसला नहीं मानना था तो अगले दिन अनवारुल हक पन्नू साहब जस्टिस जो हैं उनके हुक्म के ऊपर सारे के सारे लाहौर के MPO के 3 MPO के तमाम ऑर्डर्स जो है वो विड्रा करके 342 लोगों के वापस करके लाए। ये नहीं है कि हमारी अदालतें, लेकिन आप ये तो देखें फिर उनको किन केसों पे पकड़ लिया, अभी बाहर भी नहीं आए। देखे ना,
ये देखें, मेरी बात सुने अजीम भाई, ये एक लॉलेसनेस की एक इंतहा है और हठधर्मी है हुकूमत की और हुकूमती इदारों की। दे वुड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि ये इनको स्पेयर कर दिया जाएगा। जहां जहां गिरफ्तारियां डाली गई हैं और अगर वो लोग वहां पे मौजूद, इन्होंने तो अंधाधुंधी गिरफ्तारियां डाल दी ना। जो इस्लामाबाद बंदा मौजूद था उसको लाहौर वाले मुकदमे में डाल दिया गया, जो लाहौर वाला बंदा मौजूद था उसको पिंडी वाले मुकदमे में भी डाल दिया गया। और ये कहते हैं कि जी हमने बड़ी उसके ऊपर थोरो इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है, हमने बड़ी उसके ऊपर जियो फेंसिंग करके और हमने ये सब कुछ करके किया है। दे वुड हैव टू फेस। और अदालतें जो हैं जब फैसले देती हैं तो फिर इन्हें कह दिया जाता है कि खुदा न खास्ता अदालतें जो है किसी एक पार्टी के लिए फैसले कर रही हैं। फिर ये कहते हैं कि जी हमने जजेस के खिलाफ रेफरेंस करना है। ये कर लें जो भी इन्होंने करना है। चौधरी इश्तियाक साहब, ये बताइए, अगर किसी एक केस के अंदर जमानत मिल जाती है, रिहा करने का हुक्म मिल जाता है, लेकिन हुकूमत किसी और केस में गिरफ्तार कर लेती है, तो वो तो उज़र पेश करेगी ना। उज़र अगर अदालत रद्द कर देगी तो फिर से रिहा करने का हुक्म दे दिया जाएगा। वो असरात किस तरीके से मुरतब होंगे जो आप अपनी गुफ्तगू में रख रहे हैं? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसके असरात इसी तरह से मुरतब होंगे कि जॉइंट पिटीशंस भी फाइल हो रही हैं कि जिन लोगों को दूसरे मुकदमात में गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अभी कल एक फैसला आया है जस्टिस अमजद रफीक साहब की कोर्ट से। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को 3 MPO के तहत आपने रखा, आप 5000 पर डे कास्ट के हिसाब से उनको पे करेंगे क्योंकि आपने उन्हें इलीगली डिटेन रखा है। कोर्ट्स जो हैं वो सजाएं भी देना शुरू हो गई। अब जिन अफसरान ने ये गैर कानूनी काम किए थे तो उनकी सर्विस बुक भी यहीं पे मौजूद है, वो उन्हें ये सफ़र भी करना पड़ेगा जो गैर कानूनी काम करेंगे। ये अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही है। अदालतें देखिए कानून से बाहर नहीं जाए। जब किसी दूसरी FIR के अंदर उसका नाम जाएगा तो डेफिनेटली रिकोर्स ऑप्ट करना पड़ेगा ना। और वो रिकोर्स क्या होगा, वो उन अदालतों में जाना है। अदालतें उसको थ्रेशोल्ड करेंगी और अगर अदालतों के सामने ये सबूत आ जाते हैं कि इन्हीं मेलाफाइडली इन्होंने गिरफ्तार किया है, इन्होंने इसको गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है, तो डेफिनेटली इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशंस भी आती हैं। फिर उसके अंदर इनको फेस करना पड़ा। अभी आपको पता है परवेज इलाही साहब वाले केस के अंदर DG एंटी करप्शन को और एडिशनल डायरेक्टर जनरल और SSP साहब को और SP साहब को वहां पे लिख के माफी मांगना पड़ी, वरना दे वर गोइंग टू बी फिक्स। और ये चीजें जब होंगी तो अल्टीमेटली फतह अदालतों के जरिए अवाम की होती है। और मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि खुदारा इस मुल्क और कौम का सोचें, अपनी मुनफियत और अपनी जाती फायदों को पसे पुश डाल दें, क्योंकि इससे कोई नेकनामी हासिल नहीं की जा रही। इससे अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है कौम का भी, मुल्क का भी और इदारों का भी। और जब तक इससे बाज नहीं आया जाएगा तब तक ये मुल्क पीछे जाएगा, आगे नहीं जा सकता। इश्तियाक खान साहब, आपने कहा जुर्माने भी हुए, फैसले भी हुए। इस्लामाबाद फवाद चौधरी की रहाई के बाद बेचारा बाहर नहीं निकला उसकी गिरफ्तारी के लिए, फिर दोबारा रहाई, उसके बाद फिर खौफ से जो आलम है। शाह महमूद कुरैशी अपनी बीवी के पास कराची हॉस्पिटल से बेचारे इस्लामाबाद आते हैं और उन पर FIR, वो गिरफ़्तार, उनकी मुलाकात की इजाज़त मिलती है, उनसे मुलाकात नहीं होती। असद उमर किसी काम में नहीं, उनको भी गिरफ़्तार। मतलब बेइंतहा ऐसे लोग मौजूद हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में अदालतें कोई बड़ा फैसला करने जा रही हैं ताकि आइन और कानून की हुक्मरानी कायम रह सके? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, सियासी तौर पे लोगों को इंटेंगल किया जाता है, सियासी तौर पे लोगों को फिक्स भी किया जाता है, लेकिन जिस तरह से खौफ की फ़िज़ा इस वक्त पैदा की गई है, जिस तरह से लीगल फर्टेनिटी के लोगों को भी उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे 2 इजलास पहले हो चुके हैं और इस इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल या परसों हम दोबारा इजलास करने जा रहे हैं। ये हैरानगी है कि आप किस तरह बचे हैं। जी, मुझे तो आप पे भी हैरानगी है कि आप किस तरह भी बचे हुए हैं। और देखें, मेरे रब की तरफ से है, ये सारे मामलात मेरे अल्लाह के पास होते हैं। मेरा बड़ा ईमान और यकीन है इस बात पे। अगर मैं कोई गलत करता हूँ
तो मुझे उसकी सजा भुगतनी होगी। ये तो हम भी कहते हैं गलत करने वाले को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जी, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने इदारों पे हमले किए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिन्होंने इदारों पे हमले किए हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, वो चाहे हमारे फौजी तनसीबात हैं, उन सबको सजा होनी चाहिए। ये तो मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अच्छा, आपने अब तज़किरा कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा उसी बारे में एक सवाल था। ये जो एहतजाज किया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिस तरह की तर्ज तखातुब रखा गया, जिस तरीके से अलकाबात से नवाजा गया, अब उसमें मुंतखब नुमाइंदे मौजूद कम थे, उसमें दूसरे नुमाइंदे मौजूद थे। अब ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है, ये किस हद तक उनके हक में जाएगी या मुखालिफत में जा सकती है? देखें, इंस्टिगेशन कौन देता है? इंस्टिगेट करने वाले लोग मौजूद है ना वहाँ पे, जिन्होंने इतने तबरे बोले, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तो वो 97 वाले हमले से भी बढ़ के इन्होंने हमला किया है। और फिर मैं कहूँगा कि अदालतों को इसके ऊपर सीरियसली नोट लेना पड़ेगा, वरना मुल्क के अंदर जब कानून की अमलदारी ख़त्म हो जाएगी, अदालती अहकामात को मानने से इनकार कर दिया जाएगा, अदालतों के ऊपर मड स्लगिंग की जाएगी, तो फिर ये मुल्क ना तरक्की कर सकता है और ना ही ये कुछ हासिल कर सकेंगे इससे। ये भी आपको बता दूं, ये वक्ती फ़ायदा समझ आ रहा है इनको, लेकिन अल्टीमेटली इदारों को नुकसान पहुंचा के लूज़र हमेशा सियासतदान ही रहे हैं, और ये कौम ने ही उसका कीमत भरी है। वरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे वक्त के इंतज़ार में हैं, और वो अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, और वो खैर से आएगा। और ये जो ये आज काम कर रहे हैं ना, इससे ये समझते हैं कि हम इदारों की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। इदारों की खुशनुदी नहीं मिलेगी। इदारों को जब आप मलाइन करते हो, तो फिर अल्टीमेटली आपको ही सफ़र करना पड़ता है। साहब, आज भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी लाहौर में एक खिताब हुआ, हाँ साहब, और आपने वो खिताब सुना होगा मरियम साहिबा का उलमा मशाइख से। उसमें उन्होंने जी सख्त तरीन अल्फाज में जजेस का नाम लिया और कहा कि इसको भी कटहरे में आना होगा, कुछ पे इल्ज़ाम भी लगाए, बहुत सी चीज़ें की। तो आप क्या समझते हैं, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है? नहीं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं बनती? ये तो स्ट्रेट अवे किसी भी जज के ऊपर, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि किसी की जज की तुष्टि किरदार की आप लोग किसी के किरदार पे बात नहीं कर सकते। आप किसी जज की जजमेंट पे बात कर सकते हैं, उस पे तनकीद कर सकते हैं। ये इन्होंने तो अब वो तरीकाकार इख्तियार कर लिया है कि प्रोवोक करके पूरे लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हमले के लिए उकसा दो, और अभी कोई जजमेंट आएगी या कोई फैसला आएगा तो फिर चढ़ दौड़ेंगे ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ऐसा नहीं होगा। शील्ड मौजूद है, उस दिन भी वकला की शील्ड वहां पे मौजूद थी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पे तमाम वकला मुत्तहिद होके अपनी सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए वहां मौजूद होंगे। अच्छा इश्तियाक साहब, आप ये देखिए कि मौजूदा सूरत हाल जिस समत को जा रही है, उस समत को जाते जाते कहाँ पे हम रुक सकते हैं, कहाँ पे बेहतरी का फैसला हो सकता है? जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें 4 सीजेस मौजूद थे, उन 4 सीजेस ने जो पैगाम दिया है, क्या उससे कोई बेहतरी का इम्कान रोशन हो सकता है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि सीजेपी ने जो पैगाम दिया था कि सियासी डायलॉग के जरिए अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर ले, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन साजिश तो कुछ और थी, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन डायलॉग्स को फेल किया गया। और फिर अगला काम ये जो 9 मई वाला वाकया हुआ, ये तो पूरी चीजें तैयार करके ये चाहते यही हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ये ब्लैकलिस्ट करें, और उसके बाद जो है इनके पास मैदान खुला हो। अब इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा, और कौन कामयाब होता है ये भी वक्त फैसला करेगा। इश्तियाक साहब, क्या किसी सियासी जमात को ब्लैक लिस्ट करना, कालादम करार देना, उसके लिए रूल क्या है, कौन देगा इसे? देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ही देता है, और उसके लिए रिपोर्ट्स जो आती हैं, इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी इख्तियार मौजूद है, और वो इलेक्शन लॉज के तहत, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत
उनकी आर्टिकल 17 के अंदर उनकी पार्टी बनाने का इख्तियार उनके पास मौजूद है, और हर शख्स के पास हक मौजूद है कि वो जिस पार्टी का मर्जी मेंबर बने। लेकिन वही बात आ जाती है कि उसके लिए ये हालात इस तरह के पैदा करते हैं और कहते हैं कि हम इनको बैन करवा दें। ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी पार्टी है। देखें, अच्छा इश्तियाक साहब, इसमें रहनुमाई कीजिएगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो लास्ट टाइम जब टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी तो वो वजारत दाखिला की सिफारिश पे काबीना ने मंजूरी देके नहीं लगाई थी? नहीं, वजारत दाखिला काबीना जो है वो फिर भेजती किसको है? अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को भेजती है ना। रजिस्ट्रेशन जो है उसके मुताबिक वजारत दाखिला की रिकमेंडेशंस के ऊपर कैबिनेट जो है वो फैसला करती है और फिर उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो आर्टिकल 15 जो है उसके तहत 15 रोज पे रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेजना, क्या ये भी जरूरी है? यस, बिल्कुल इस तरह से जरूरी है। ये कौन भेजेगा? इलेक्शन भेजेगी ना जी। इलेक्शन कमीशन नहीं, गवर्नमेंट भिजवाए। और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो रिजेक्ट हो जाता तो फिर वो नहीं हो सकती, खाता। अच्छा इश्तियाक साहब, ये बताइए, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, बात अभी इबाम में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिफारिश दी थी और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। निगरान हुकूमत के किरदार के ऊपर या उसकी आईनी हैसियत के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? वो जो फैसले कर रही है वो फैसले किस हद तक आईन और कानून की रोशनी में? देखें, 90 डेज के लिए जो हुकूमत होती है उसने अपने जिस पर्पस के लिए, उसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि उन्होंने डे टू डे अफेयर्स चलाना होते हैं, उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाना होती। मैंने तो पहले भी ये कहा था कि पंजाब हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, वो तो ये प्लान करके बैठी हुई है कि अगले 2 साल भी उन्होंने ही रहना है। वो इस तरह से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और इस तरह की वो पॉलिसीज बना रहे हैं और इस तरह के अहकामात जारी कर रहे हैं कि जैसे वो इलेक्शन के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए या सूबा पंजाब की बागडोर संभालने के लिए तशरीफ लाए हैं। और ये आईनी और कानूनी तौर पे किसी तरह से भी जायज़ नहीं है और उनके फैसले जो हो रहे हैं अल्टीमेटली फिर वो आ जाएगा कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो है, उस वक्त के फैसले जो हुए हैं फिर ये चैलेंज होंगे, फिर उसके ऊपर अदालतों को दोबारा फैसले करने पड़ेंगे। और ये चीज़ जो है बड़ी देर से कही जा रही है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स आई है इसका मकसद ही, आपने इलेक्शन वाले अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले में देखा नहीं है कि 5 मेंबर बेंच ने हाई कोर्ट में फैसला दिया कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे, आप इन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। जब वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते तो ये इतने बड़े बड़े फैसले जो किए जा रहे हैं ये कैसे लेजिटिमेट हो जाएंगे? ट्रांसफर पोस्टिंग तो दिन में इस तरह हो रही है जिस तरह वो सब्जी बिकती है। इसके ऊपर देखें बड़े फैसले आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, तो हम चैलेंज करके उनको सेटिस्फाइड भी करवा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अदालतें उसको सेटिस्फाइड कर रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल इश्तियाक साहब, ब्लैंकेट बेल के ऊपर ना बहुत बातें होती हैं कि खान साहब को लाडले का लक़ब दिया जाता है कि ये लाडले हैं जिन्हें हर उस केस में भी बेल मिल रही है कि जिसका पहले से इल्म ही ना हो। तो ये ब्लैंकेट बेल की क्या माजी में कोई नज़ीर मिलती है? आईन कानून की रोशनी में क्या है इसकी हैसियत? चौधरी ज़हूर अली केस है जिसके अंदर ये ब्लैंकेट बेल उस वक्त भी दी गई थी। और इसके बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं, ये सिर्फ ब्लैंकेट बेल की बात नहीं है। इमरान खान ने बहुत सारी पिटीशंस फाइल की कि मेरे ऊपर रोज नया मुकदमा हो जाता है, मुझे नहीं पता किस में मुझे गिरफ्तार कर लेना है। उन्होंने कोर्ट में ये प्लीड किया था, इन्होंने पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल अपना टेरिटरी में इस्लामाबाद में भी उन्होंने लिख के दिए कि इनके खिलाफ ये मुकदमात हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं कहा जाता है कि जी एक और मुकदमा फलां इशू के ऊपर फलां थाने में दर्ज हो चुका है। और वो इसलिए कि देखें किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते और ये कानून के रास्ते को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन एक मुल्जिम है, उसके ऊपर कोई नया मुकदमा दर्ज होता है तो किस तरीके से रोका जा सकता है? वो बहुत से मुकदमात में मुलव्वस हो सकता है, तो पाकिस्तान पीनल कोड के किस एक्ट के तहत उसे वो हिफाजत मिल सकती है?
देखिए 497, 498 के अंदर ये पावर्स हैं कि उनको बेल दी जा सकती है, बल्कि सीआरपीसी के अंदर ये दिया गया है कि मुल्ज़म को उस वक़्त तक गिरफ्तार ना किया जाए जब तक आपकी मिसल में कोई ऐसे शवाहिद ना आ जाएं, कोई ऐसी एविडेंस ना आ जाए जिसकी बुनियाद पे उसे गिरफ्तार करना ज़रूरी तस्वर किया जाता हो। यहाँ तक हमारा लॉ कहता है, और ये कहते हैं कि जी लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हुए अगर कोर्ट्स ने उसका इस्तेमाल किया तो वो गलत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये आइन कानून के अंदर हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये दिया गया, जब वो आइन और के अंदर चीज मौजूद है तो फिर उसका फायदा हर शख्स को मिल सकता है, हर पाकिस्तानी को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी इश्तियाक खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा शेखदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कानूनी और आईनी हैसियत उसी मामले पे फिर से बात करते हैं जो 72 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है। दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटेगी? पार्टी के अंदर ये जो तोड़ फोड़ जारी है, इससे पार्टी के मुस्तकबिल के ऊपर क्या कोई सवालिया निशान लग गया है? क्या मकबूलियत में कमी वाक़ हो रही है? 9 मई के वाक़े के ऊपर पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ क्या है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अली ज़फ़र साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के, और खुशी भी है कि आप इस वक्त आज़ाद फ़िज़ाओं में हैं, आपके दीगर साथी तो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी हुकूमत आपके बारे में बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती है? सदर ममलिकत एक राय दे चुके हैं, एक मशवरा दे चुके हैं साबिक़ वज़ीर आज़म को, और वो अमल भी कर चुके हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वाज़े तौर के ऊपर पार्टी की पॉलिसी लाइन अब मुख्तलिफ होने वाली है? ये देखें, पॉलिसी लाइन तो वही है, लेकिन जो अभी आपने जिस जजमेंट का हवाला दिया, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी ऑप्शन है कोर्ट ने दी हमें, और वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को, जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफा दे के बाहर निकले थे, उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो वापस आ जाएं, और मेरा ख्याल है कि वो वापस आने के लिए तैयार हैं। वो भरपूर तरीके से वापस आना चाहते हैं नेशनल असेंबली में, और मुझे उम्मीद ये है कि जो हमारी हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खड़े होके तालियां बजा के उनकी खुशामदीद उनको वेलकम करेंगे, ताकि वो पार्लियामेंट में एक रोबस्ट, एक बेहतरीन ऑपोजिशन का किरदार अदा करें जितना भी पार्लियामेंट का टाइम रह गया है। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा एक पार्लियामेंट में डायलॉग शुरू हो सके, और ये जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं और जो क्राइसिस बना हुआ है, इसको पार्लियामेंटेरियंस किसी तरह हल कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब पार्लियामेंटेरियंस मिलके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। अली ज़फ़र साहब, आपको कितनी उम्मीद है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा? क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो वाज़े तौर पर इस पर इनकार कर दिया। देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं इनके साथ काफ़ी बार उनसे मिल भी चुका हूँ, मुझे जानता भी हूँ उनको। मुझे उम्मीद है कि वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है वो शायद किसी गलतफहमी के तहत दे दी होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अदालत का हुक्म ना माने। अदालत का हुक्म मानना हमारे आइन का तकाजा है और हम सब पे फ़र्ज है। ठीक है, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो कानून का पता है, जो मैंने चूंकि केस का बहस भी की थी, मुझे तो यकीन है कि ना कोई स्टे ऑर्डर मिलेगा, ना ये अपील में कोई अदालत इसकी जो फैसला आया है उसको तब्दील कर सकेगी। यानी अब आप ये समझते हैं कि वो सिग्नेचर की रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार बदर हुई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को वापस किया गया, उस वक्त आपका इल्म जो था इस बारे में वो नाकिस था? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो एक गलती थी उस वक्त जो आइन कहता था उसको हमने नहीं
फॉलो किया। हमने बहस की अदालत में जाके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत का जो इख्तियार है तशरीह करते हुए आइन की, उसके बाद हमें कहा कि आप गलती पे हैं और ये दुरुस्त रहा है, यही आइन कहता है, और हमने वो बात मानी। वो एक गलती थी, वो करेक्ट हो गई। इसी तरह ये गलती की स्पीकर साहब ने एक बेहतरीन राह चूज किया। उन्होंने कहा मैं जो रेजिग्नेशंस हैं उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक मैं हर एक को बुलाऊंगा नहीं। बुलाने के बाद मैं हर एक से उनकी मुशावरत से फैसला नहीं करूंगा, मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी यही कहती हैं। स्पीकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी हवाला दिया कि ये चूंकि जजमेंट्स ये कहती हैं इसलिए मैं हर एक को बुलाऊंगा, बुलाने के बाद तस्दीक करके मैं फैसला करूंगा कि ये इन्होंने रेजिग्नेशन वॉलंटरी है या नहीं है। जब उन्होंने ये नहीं किया, एकदम उन्होंने तब्दील कर दिया अपना फैसला, तो हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि आप यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आप एक तरफ एक चीज कहते हुए एकदम उसको अपने फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। आपका पहला फैसला आइन और कानून के मुताबिक था, आप उसी को फॉलो करें। तो मेरा ख्याल है ये एक उनकी भी गलती थी और वो दुरुस्त हो गई। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब उसको मान लें जिस तरह हमने मान लिया। हमारी हुकूमत को जब भेजा गया वापस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, हमने उसको माना, हम बाहर से आ गए। इसी तरह जब पार्लियामेंटेरियंस को वापस भेजा गया है हाई कोर्ट की जजमेंट के जरिए। और दूसरी बात एक और भी मैं कर दूं कि स्पीकर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। स्पीकर एक तरह चीफ जस्टिस है अपने हाउस का, तो वो किसी पार्टी के बगैर कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है इसलिए उनको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। बड़ा एक सिंपल, एक अच्छा पार्लियामेंट्री एक जिसको कहते हैं ट्रेडिशन है, एक पार्लियामेंट का तकाजा है कि वो इसको एक्सेप्ट करें जजमेंट को। और अली जफर साहब, दो मेरे छोटे छोटे से सवाल हैं। 14 मई गुजर गई, 14 मई के जुम्मेदारान के खिलाफ एक्शन कब तक देख रहे हैं? क्या इसी हफ्ते में जो आइंदा हफ्ता है इसमें आपको होता नजर आ रहा है? नंबर 2, बड़ा शोर मचा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को कालादम तंजीम करार दे दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं? ये 2 सवाल है। देखिए, पहला सवाल तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये केस मैंने ही किया था जिसमें अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 14 मई को आपने इलेक्शन कराने हैं। वो वक्त गुजर गया। मेरी नज़र में इस वक्त जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है KPK में और केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में, वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी गवर्नमेंट है। वो जो इकदाम कर रहे हैं वो सारे गैर कानूनी, गैर आइनी हैं और कल को जाके हो सकता है इनको इसका हर्जाना भी भरना पड़े, हो सकता है इनको इसका नुकसान भी हो, इनके खिलाफ एक्शन भी हो। फिलहाल पोजीशन ये है कि वो 14 मई का ऑर्डर जो है वो उसको डिफाई किया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, यानी कि आइन शिकनी की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत कम स्कोप है। एक स्कोप तो ये है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करें, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करने के बाद वो एक्शन लें और उस एक्शन में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर या जो भी लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है, वो अपने ओहदों से भी दस्तबरदार होना पड़े उनको। तो ये एक पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरी पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो कोई और ऑप्शन दें, मजीद टाइम दे दें और उस टाइम की भी अगर पाबंदी ना हो तो फिर तो 100% एक्शन होगा इन सब के खिलाफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी एक अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा कि हमारी ये चॉइस नहीं है कि हम इसको आइन को माने या ना माने इलेक्शन के मामले में, हमारी ये ऑब्लिगेशन है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा अली जफर साहब, आप पाबंदी वाली बात भी जरा, यस जी जो एक कालादम जमात करार देने पे काम हो रहा है जिस पे सोचना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कुछ सबूत भी दे दिए गए हैं, ऐसी कोई चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो है इसमें 2 किस्म की पोजीशंस हैं। एक तो कानून बड़ा क्लियर है कि उसमें आप जमात को कालादम करार नहीं दे सकते अगर किसी
एक इस तरह की एलिगेशन हो भी जाए, एक इल्ज़ाम लग भी जाए, वो जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता आप खुद ब खुद कलअदम करार नहीं दे सकते किसी जमात को, नंबर 1। नंबर 2, अगर राइट्स हो जाएं, अगर कोई मकसद है कि नुकसान पहुंचे वर्कर्स या लोगों की तरफ से, तो उसका डायरेक्ट आप जो जिम्मेदार है वो एक किसी जमात को नहीं बना सकते। वो आप उन लोगों को खिलाफ, अगर किसी ने कोई कंस्पिरेसी की है, कोई एक्शन किया है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें। वो अदालतें फैसला करेंगी कि क्या वो इल्ज़ामात साबित होते हैं या नहीं, लेकिन आप जमात को आप कलअदम नहीं करार दे सकते। इस तरह तो बहुत आसान है कि आप जमहूरियत ख़त्म ही कर दें इस मुल्क। इस तरह बहुत आसान है जमहूरियत ख़त्म कर दें। अगर किसी अफराद की जानिब से जलाओ घेराव किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, तो साबित होता है तो उन अफराद के खिलाफ एक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।